भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी द्वारा 18 मई 2020 को एक राजभाषा वेब गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण प्रश्नावली के विविध आयामों पर विशेषज्ञ जानकारी देने के लिए रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के निदेशक राजभाषा डॉक्टर वरुण कुमार को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर वरुण कुमार ने संसदीय राजभाषा समिति और उसकी निरीक्षण प्रश्नावली के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो चलिए हम सीधे डॉक्टर वरुण कुमार के विशेषज्ञ व्याख्यान पर चलते हैं। इस संबंध में कई समितियां हैं, कुछ छोटी बड़ी। अगर समितियों के अधिक्रम से देखा जाए तो संभवतः सबसे छोटी, और मैं उन समितियों की बात कर रहा हूं जो स्टैट्यूटरी हैं, जो राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई हैं, जिनका गठन और बैठकें आदि करना आवश्यक होता है। हमारे कार्यालय में भी होती है एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जो हमारे कार्यालय के स्तर पर होती है, और हमें इसके बीच अपने लिए खुद निर्णय लेते हैं जो सरकार के दिए गए प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए। इनसे बड़ी नगर की समिति होती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जो उस नगर के पिन कोड क्षेत्र में आने वाले सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा की प्रगति का लेखा जोखा लेती है और उसे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय भी लेती है। अपने कार्यालय की कार्यान्वयन समिति इस राजभाषा के संबंध में सबसे छोटी समिति होगी, तो राजभाषा के संबंध में सबसे बड़ी समिति, सबसे उच्चाधिकार प्राप्त, सबसे पावरफुल जिसको कहा जाए और सबसे महत्वपूर्ण, वो है राजभाषा की संसदीय समिति। और इस संसदीय समिति में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संसद के सदस्यों की समिति है, संसद द्वारा बनाई गई समिति है। इसलिए यह भारत की जो सरकार है, हमारी भारतीय संसद, उसका ही एक अंश है और ये लगभग उसी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके निरीक्षण होते हैं कार्यालयों में। राजभाषा के संबंध में जो कार्यान्वयन के जो दिशा निर्देश है उनका किस हद तक पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए, आवश्यक सुझाव आदि के लिए। और इसके निरीक्षण की एक विशेषता होती है कि अपने निरीक्षण की रिपोर्ट यह फिर आगे भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। तो इसका महत्व का दायरा बहुत ही बड़ा है और इसके अधिकार संपन्न होने के कारण हमारी तैयारी भी विशेष रूप से आवश्यक होती है। आज उसी निरीक्षण के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। जब भी निरीक्षण होता है, कहा जाता है प्रश्नावली दी गई है, उसको भरकर प्रस्तुत करें। वही प्रश्नावली भाषा के कार्यान्वयन के तमाम समेटे रहती है और उनमें जवाब देने होते हैं। किसी रिपोर्ट से या किसी छमाही रिपोर्ट से इसका फर्क यह है कि इसमें यदि किसी प्रकार के कार्यान्वयन में कमी है तो उसके कारण होते हैं कि क्यों ये कमी रही है। तो ये ऑडियो सुनाई पड़ रहा है, कम से कम एक विभावरी जी इसको बताते रहेंगे कि हाँ आवाज आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। आप जब मैं ऐसे डिस्टर्बेंस होता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी, आप कंटिन्यू कर दीजिए। ये चलिए ठीक है, तो मैं मानकर चलता हूँ मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, यह एक अत्यंत ही उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है। अपनी रिपोर्ट संसद को भी नहीं बल्कि सीधे महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। इसका गठन राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुच्छेद 344 धारा 4 के अंतर्गत होता है। 344 का जो अनुच्छेद है, इसकी एक उपधारा जो 4 है उसके अंतर्गत इसका गठन है। इसकी अन्य उपधाराओं में आयोग की भी चर्चा है, जैसा कि आप अभी देखेंगे स्क्रीन पे। राजभाषा अधिनियम 1963 का 344 का 1 के अधीन गठित राजभाषा आयोग, इसकी सिफारिशों पर विचार करना और उस पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। मूलतः इसका काम है जो राजभाषा आयोग की सिफारिशें हैं उन पर यह समिति विचार करेगी और उसका राष्ट्रपति को उसके बारे में रिपोर्ट देगी।
और इसका काम है केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा की जो प्रगति है उसका आकलन करना और निरीक्षण इसी उद्देश्य से उनके द्वारा किया जाता है। ये जो सिफारिशें संसदीय राजभाषा समिति राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है, उन सिफारिशों पर ये 5 साल में करती है, 5 साल में करती है, और उन सिफारिशों पर विचार करके राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के आदेश, जैसा कि आपको मालूम होगा, अब तक 9 खंडों में जारी हो चुके हैं। 10वें खंड की प्रक्रिया चल रही है, वह भी शीघ्र ही जारी होगा। इस समिति का गठन सदस्य होते हैं, जैसा कि अधिकांश को मालूम होगा जो राजभाषा से जुड़े हमारे सदस्यगण हैं। 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वे भर्तृहरि मेहताब लोकसभा से, और इन सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। और जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मतों से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है इन सदस्यों निर्वाचन। यह एक बड़ी समिति है। इसकी समितियां हैं। एक उप समिति है आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। यह उप समिति अगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संयोजन करती है, उस विचार विमर्श करती है, और इस विचार विमर्श में ही वो सदस्य कार्यालयों में कार्यान्वयन की क्या स्थिति है उसका आकलन करती है। दूसरा, ये उप समितियां कुल 3 हैं, जिसमें भारत सरकार के तमाम मंत्रालय विभाग आदि जो है वो आवंटित हैं। भारतीय रेल जो हमारी रेल मंत्रालय है के अंतर्गत है, वह दूसरी उप समिति में है। अन्य सदस्य कार्यालय अलग अलग समिति उप समितियों में हैं, उनके अलग संयोजक हैं। 3 समितियों में तमाम ये मंत्रालय और विभाग विभाजित हैं। वो आपको अगले स्लाइड्स में ये पता चलेगा, मैं उनको दिखाऊंगा। संसदीय राजभाषा समिति के इनके संयोजक होते हैं। हर समिति का एक एक संयोजक होता है, और तीनों संयोजकों क्या कहते हैं, पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति, और इन तीनों संयोजकों की एक अपनी उप समिति होती है। पहली और तीसरी सभी में संयोजक और सदस्य 9। क्योंकि 30 सदस्यों की समिति होती है, 30 को 3 से भाग दें तो 10 की एक उप समिति होती है। इन 10 में एक सदस्य संयोजक होता है और बाकी सदस्यगण होते हैं। ये तीनों उप समितियों के साथ यही इस समिति के गठन का रूप है, यही उनका गठन है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि भारत सरकार के तमाम मंत्रालय इन्हीं उप समितियों को आवंटित है। तो किसमें कौन कौन है ये आप यहाँ देख सकते हैं। जो पहली उप समिति है उसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट कार्य, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस, कार्मिक लोक शिकायत, रसायन एवं उर्वरक, परमाणु ऊर्जा योजना आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास, युवा कार्यक्रम एवं खेल, अल्पसंख्यक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, क्षेत्र विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन, राजमार्ग और पंचायती राज का मंत्रालय है। ये पहली उप समिति में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी उप समिति जिनको ये कार्यालय आवंटित है या मंत्रालय आवंटित है, पहली है। संख्या की दृष्टि से कितने मंत्रालय आवंटित हैं, तो उसमें दूसरी उप समिति सबसे छोटी है, या उनमें सदस्यों की संख्या, ऐसा कहना चाहिए कि मंत्रालयों की संख्या कम है, लेकिन ये सभी बड़े बड़े मंत्रालय हैं। रेल मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, नागर विमानन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, उपभोक्ता मामले, विद्युत मंत्रालय, एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष और पर्यटन दूसरी उप समिति को है।
और वित्त मंत्रालय जिसके अंतर्गत तमाम बैंक आदि आते हुए तीसरी उप समिति है। इसमें अन्य है वाणिज्य एवं उद्योग, भारी उद्योग, इस्पात, वस्त्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, शहरी विकास, श्रम, कोयला, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य एवं परिवार, खान एवं खनिज, संसदीय कार्य, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक कार्यालय और सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये तीसरी उप समिति आवंटित है। इस तरह से पहली, दूसरी उप समिति को आवंटित मंत्रालयों की सूची आपको मैंने यहाँ पे बताई। दूसरी उप समिति जिसके अंतर्गत भारतीय रेल आती है, उसके उपाध्यक्ष हैं श्री भक्ति हरि महताब। ये सभी पूरी समिति के उपाध्यक्ष हैं और इसके संयोजक, हर समिति, हर उप समिति का एक उप संयोजक होता है। तो दूसरी समिति की जो संयोजक हैं वो श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी हैं, जो लोकसभा से हैं। इस दूसरी उप समिति के जो अन्य सदस्य हैं वे श्री, क्रमशः मैं नाम बता रहा हूँ, सर्वश्री प्रदीप टमटा जी जो राज्यसभा से हैं, सुशील कुमार गुप्ता राज्यसभा से, श्रीमती रंजन बेन डी भट्ट लोकसभा से, श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो लोकसभा से, श्री मोहन नायडू लोकसभा से, श्री बालू भाऊ धनरोकर और सुरेश नारायण लोकसभा से, श्री मनोज तिवारी राज्यसभा से, श्री दुर्गादास उइके लोकसभा से और श्री बीएल मीणा लोकसभा से। ये दूसरी उप समिति जिसके अंतर्गत रेल मंत्रालय आती है, उसका गठन है। समिति के निरीक्षण की सूचना, पहली बात तो ये सूचना अल्पकाल में मिलती है, थोड़ा सा समय, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का समय रहता है, 12 दिन का समय रहता है और उसमें ही आपको प्रश्नावली आदि जमा करने के बाद समिति को फेस भी करना होता है। इसलिए जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत हरकत में आने की जरूरत होती है हर स्तर पर। और इसमें जो सूचनाएं, आंकड़े आदि देने होते हैं वे सिर्फ न क्या कहते हैं, जिस कार्यालय का निरीक्षण होता है सिर्फ उसी से नहीं, बल्कि वह कार्यालय जिस कार्यालय के कंट्रोल में आता है, यानी उसका कंट्रोलिंग ऑफिस जो है उसके बारे में सूचना देनी पड़ती है और उस संस्था का जो प्रधान कार्यालय है उससे भी सूचना देनी पड़ती है। तो लगभग 3 स्तर होते हैं। जिस कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है उसका नियंत्रक कार्यालय और फिर उसका जो है मुख्यालय, जो पूरी संस्था का मुख्यालय है। तो आंकड़े इन तीनों स्तरों से जुटाकर देने की जरूरत पड़ती है। चूंकि सूचना मिलने के बाद समय कम होता है, प्रश्नावली काफी बड़ी होती है और बड़ी सावधानी से सारी बातें तफसील से उसमें देनी पड़ती हैं, विस्तार से देनी पड़ती हैं और 1, 2 नहीं 13 प्रतियों में समिति सचिवालय को जमा करना पड़ता है। इसके अलावा खुद अपने कार्यालय को भी के लिए भी आपको 10-12 प्रतियों की जरूरत पड़ती है। खुद कार्यालय प्रमुख होंगे उनकी प्रति, मुख्य राजभाषा अधिकारी होंगे उनकी प्रति, फिर अन्य सदस्यगण जो बैठेंगे उस बैठक में निरीक्षण के समय उनके लिए प्रतियां। तो काफी 13 तो उधर ही हो जाती है, करीब 25-30 के आसपास इसकी कॉपियां बनानी पड़ जाती है, जो अपने आप में बड़ा काम होता है। इसलिए ये सुझाव देता हूं जब भी इस बारे में चर्चा होती है, प्रश्नावली की एक प्रति नेट से डाउनलोड करके नमूना रिपोर्ट बनाकर रखें अपनी तरफ से और उसे हर 6 महीने में अपडेट करें, साल भर में अपडेट करें चलेगा। किंतु इसमें ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि जब तक प्रश्नावली से गुजरे नहीं हो तब तक हमें कल्पना में भी नहीं आते कि इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते। सामान्यतः वैसे प्रश्न न हमारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में होते हैं, वार्षिक रिपोर्ट में होते हैं, किसी अन्य स्तर से ऐसी सूचनाएं मांगी जाती हैं जैसी सूचनाएं निरीक्षण प्रश्नावली में मांगी जाती हैं। इसलिए जब आपके पास है इस प्रश्नावली के करें और उसमें सूचनाएं जुटाकर रखें। कभी होता है संसदीय समिति, तो फिर आपको यह बनी बनाई रिपोर्ट, जिसको आप 6 महीने में अपडेट भी करें, आपके बहुत काम आएगा। ये मेरी सलाह होती है, ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा आप करें ही। हर एक के कार्यालय की
प्रशासनिक पद्धति, रिवाज और ढांचा अपना अपना होता है, लेकिन उसमें अपनी सलाह ये मैं देना उचित समझता हूँ कि जब भी सूचना मिले तो एक कार्यालय आदेश दें ताकि तमाम ऑफिस के हर विभाग को, हर अनुभाग को ये पता लग जाए कि ऐसा निरीक्षण होने वाला है। इसमें महाप्रबंधक या मुख्य राजभाषा अधिकारी की तरफ से जारी हो कोई बात नहीं, सभी विभागों को संबोधित हो और उसमें निरीक्षण की सूचना तो नहीं, प्रश्नावली के जिन चीजों में उन विभागों से आंकड़े चाहिए उनकी भी या तो टियर ऑफ पोर्शन के रूप में या कार्ड के को संलग्न करें जिनके बारे में विभागों से आंकड़े चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सेवा प्रविष्टियों में पंजियां, ये सूचना कार्मिक विभाग से चाहिए से बता रहा हूं, लेकिन मेरा जो कहना था कि समन्वयकारी राजभाषा कर्मी ना लें, चूंकि उनको प्रश्नावली के बारे में जवाब तैयार करने हैं। समिति सचिवालय भले ही जितना कम समय देती हो, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप तमाम सूचनाओं के साथ हमेशा तैयार रहते हैं और वे आप उनको समय के बिल्कुल भीतर दे देंगे। 13 प्रतियां देनी होती हैं, न सिर्फ अपने कार्यालय के प्रमुख के हस्ताक्षर लगते हैं बल्कि आपको प्रधान कार्यालय और नियंत्रक कार्यालय के भी प्रमुखों के हस्ताक्षर उसमें लगते हैं। मैंने कहा था कि 3 स्तर से सूचनाएं देनी पड़ती हैं, खुद निरीक्षण वाला कार्यालय, उसका नियंत्रक कार्यालय और फिर इसका मुख्यालय। इन तीनों स्तरों पर उनके जो है वो प्रमुख हस्ताक्षर, ये सब कुछ जुटा करके समय के अंदर देना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है। कभी कभी ऐसे में जरूरत पड़ जाती है कि थोड़ा सा समय मांग, यदि समय विस्तार अपेक्षित है तो बात करें समिति सचिवालय से, बल्कि उनको बाकायदा लिखित रूप से पत्र देकर अनुरोध भी करें। ये सभी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में साथ होनी चाहिए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने वर्बली मौखिक रूप से बात तो की और कहा कि ठीक है 2 दिन बाद दे दीजिएगा, 3 दिन बाद दे दीजिएगा, कभी इधर से देर हो गई, कभी जहां आपने दिया, क्योंकि उनको भी बहुत सारे कार्यालय एक साथ निरीक्षण होते हैं तो उनके बारे में देखना होता है, तो कभी उनके स्तर से भी देर हो सकती है। तो इन बातों का निराकरण करने के लिए बेहतर है आप समय अगर विस्तार चाहते हो तो लिखित रूप से अनुरोध करें और उसका उत्तर प्राप्त करें। बैठक होने से पहले एक सुझाव है मेरी तरफ से, मैंने शुरू में ही लिखा ऊपर में कि सलाह है कि एक मॉक इंटरव्यू, एक नमूना इंटरव्यू जो है आप आयोजित करें अपने कार्यालय प्रमुख के साथ। आप बैठें, आपके साथ पहले तो आप मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय से ही सारी चर्चा करें और ये तथ्य है कि जो निरीक्षण प्रश्नावली में आंकड़े दिए जाते हैं मुख्य राजभाषा अधिकारी के साथ पूरी चर्चा आदि करके ही फाइनल केस और वो दिए जाते हैं। और आप मुख्य राजभाषा अधिकारी आप स्वयं संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उनकी एक सूची बनाएं। ऐसे हो सकता है इनके उत्तर भी क्या होंगे हमें देने हैं, यह चर्चा करते हुए आप तय करें और इसकी एक नकली इंटरव्यू जिसको कहते हैं वो कार्यालय प्रमुख के साथ आयोजित करें। ऐसा करना बड़ा हैंडी होता है, बहुत सुविधाजनक हो जाता है। जब मूल निरीक्षण होता है, जब असली निरीक्षण होता है, उसमें इन प्रश्नों के साथ आपके कार्यालय प्रमुख तैयार होता है। कार्यालय प्रमुख अक्सर पूरी प्रश्नावली को बिल्कुल उतना डिटेल में पढ़ के उनको याद रखना, उनकी जो व्यस्तता होती है वो संभव नहीं होता है। ऐसे में आपका जो एक मॉक इंटरव्यू है वो उनके बड़ा भरने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बात, निरीक्षण प्रश्नावली को संपूर्ण कार्यालय से संबंध रखती हैं, केवल राजभाषा विभाग या अनुभाग कक्ष से नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि बारे में जो बतलाना वो राजभाषा कक्ष बता देगा। राजभाषा कक्ष बाकी विभागों के बारे में खुद नहीं बता सकता जब तक कि ये सूचनाएं उनसे ले नहीं। कई सारी सूचनाएं मासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर, छमाही आधार पर या वार्षिक आधार पर ली जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि केवल उन्हीं रिपोर्टों से संबंधित बिंदुओं तक ही यह निरीक्षण की प्रश्नावली सीमित नहीं है, इसमें कई नई बातें भी पूछी जाती है। इसलिए संपूर्ण कार्यालय से आंकड़े जुटाएं और जो शुरू में मैंने कहा कि कार्यालय आदेश जारी करें उनमें इन सूचनाओं को जुटाने की बात करें तो आपका ये काम आसान होगा। और पूरे कार्यालय को सक्रिय करें, या आप पर निर्भर करता है कि आप उन सूचनाओं को देने के लिए पूरे कार्यालय को कितना ज्यादा और कितनी दूर तक सक्रिय कर पाते हैं। इसमें अभी संसदीय समिति की निरीक्षण हुई थी
तो उसमें क्या आश्वासन दिए गए थे, उनकी पूर्ति के बारे में भी जानकारी दें। इसलिए तो आपको पिछले निरीक्षण की रिपोर्ट निकालनी होती है, उनका आश्वासन दिए गए थे उनको देख करके, और उनकी रिव्यू करनी होती है कि क्या स्थिति है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देनी होती है। और अक्सर इनके बारे में पोस्ट जहां जो रिपोर्ट होती है उसमें उतनी जगह नहीं होती, तो अलग से एनक्लोजर करना पड़ता है, संलग्न डालने होते हैं कि उसमें क्या कार्रवाई की गई और उसके विस्तार से जानकारी देना। जब भरते हैं तो जिस अवधि की हम सूचनाएं दे रहे हैं वे प्राय उसमें 1 साल के आंकड़े मांगे जाते हैं। जैसे मार्च के बाद अगर कोई इंटरव्यू हुआ है लेकिन क्या कहते हैं जून तिमाही से पहले हुआ, तो मार्च तक के आंकड़े देने हैं और पिछले 1 साल के आंकड़े देने हैं। अगर ये सितंबर से पहले बैठक हो रही है तो जून तक, यानी जो पिछली तिमाही जो पूरी हुई है वहां से लेकर के पिछले 1 साल का आंकड़ा देना पड़ता है। और यह आंकड़ा जो अभी के वक्त के लिए आप दे रहे हैं, इसके साथ साथ पिछले निरीक्षण के समय क्या आंकड़ा था वह भी देना पड़ता है। यानी अगर पत्राचार प्राप्त पत्रों की संख्या आपने दी है तो पिछले निरीक्षण के समय क्या संख्या थी, या आपने प्रतिशत दिखाया कि इस समय हमारा 85% है या 87 है या 97 है, तो पिछले निरीक्षण के समय पत्राचार का क्या प्रतिशत था, यह उसके साथ साथ ही ब्रैकेट में दिखाना होता है। पुस्तक में यह जानकारी देनी होती है। प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का निर्देश लिखा हुआ रहता है कि पिछले निरीक्षण के समय के आंकड़े भी कोष्ठक में दिखाए जाए। ये पूरी प्रश्नावली में ऐसा ही जानकारी अलग अलग प्रसंगों में बार बार मांगी जाए। धारा 3(3) के अनुपालन के बारे में यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। धारा 3(3) के पालन के बारे में राष्ट्रपति के आदेशों पर की गई कार्रवाई के प्रसंग में भी पूछा जा सकता है, और वार्षिक कार्यक्रम के मदों पर कार्रवाई के प्रसंग में भी पूछा जा सकता है। तो एक पृष्ठ पर जो दी गई जानकारी है वो किसी दूसरे पृष्ठ पर दोहराई जा सकती है, या उसमें थोड़े अंतर के साथ ऐसा कुछ आ सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि जो सूचनाएं दी जा रही हैं उनमें आपस में विरोधाभास ना हो। ऐसा न लगे कि अगर हमारे पास 100% प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, यानी सभी को हिंदी मालूम है, हमने उनको 100% हिंदी में काम करने के आदेश भी दिए हुए हैं, तो पत्राचार तो हमारा 85% है, लेकिन नोटिंग जो बिल्कुल लक्ष्य 30% उसी के आसपास है। अगर पत्राचार 100% हो सकता है तो नोटिंग 100, भले ही वार्षिक कार्यक्रम में उसका लक्ष्य कुछ और दिया हुआ हो। पत्राचार गौ क्षेत्र के लिए 55% है, टिप्पणी के लिए 20% है या 30% है। तो ये बात उस निरीक्षण में या उस कार्यालय के बारे में बहुत महत्व नहीं रखेगी जहां सभी प्रशिक्षित हो चुके हो। अगर ऐसा कार्यालय अपने पत्राचार का प्रतिशत तो 65 दिखलाता है, क्योंकि देख रहा है कि 55 है यहाँ टारगेट, और टिप्पणी में 30 के आसपास उसने 45 दिखा दिया, तो समिति सवाल करेगी कि भाई अगर सभी कोई हिंदी जानते हैं, पत्राचार आपका इतना अधिक होता है, तो टिप्पणियों में लोग कम क्यों काम करें? इसका क्या जवाब? इसलिए यह हमेशा ध्यान रखें कि कोई चीज के इम्प्लीकेशंस कहां कहां पर हो सकते हैं। इसलिए पत्राचार अगर इतना अधिक है तो टिप्पणियां कम क्यों हैं? कंप्यूटर पे काम हिंदी में कम क्यों है? और अगर कंप्यूटर पे हिंदी में बहुत काम हो रहा है, उसमें यह भी पूछा जाता है कि कितने व्यक्ति JAG एंड एबव हैं, उनके पास कितने कंप्यूटर है, वो कितना काम हिंदी में करते हैं। ऐसी सूचना किसी तिमाही, मासिक, पाक्षिक किसी रिपोर्ट में नहीं आती, ये सिर्फ संसदीय समिति की रिपोर्ट में आती है। इसलिए पहले तो पूरे ध्यान से पढ़ना और इस बात को देखना कि हम अलग अलग जगहों पर जो जानकारी दे रहे हैं उसमें आपस में तालमेल हो, आपस में संगति हो, असंगति कहीं पर नहीं होनी चाहिए। और एक और बड़ी व्यवहारिक चीज होती है, उनके पन्ने बिल्कुल रनिंग पेज नंबर से नहीं चलते। जैसे 50 के बाद 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 50 के बाद 51 आया, या 50 के बाद 50 क, 50 ख, तब 51 आ गया। कुछ ऐसे मामले मैंने देखे हैं कि जहां प्रश्नावली की टाइपिंग में प्रेस से कराई गई या किसी दूसरी संस्था कराई गई उसके बनाने के लिए वहां रनिंग पेज नंबर आता है।
तो रनिंग पेज नंबर इस प्रश्नावली में जो आपने जमा की है उसमें कुछ और हो गया, और जो उनकी अपनी जो प्रश्नावली उसमें कुछ और पेज नंबर है, तो बैठक के दौरान उसको क्रॉस रेफरेंसिंग में दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो मूल प्रश्नावली जो नेट से आती है बिल्कुल वही का वही निर्वाह किया जाना चाहिए। जितने पॉइंट्स, जिस लाइन तक, जिस शब्द तक, कोई वाक्य अगर एक पेज में पूरा होकर के दूसरे पेज में जा रहा है, तो जिस शब्द तक उस पेज में रहा है बिल्कुल उतना ही आपके द्वारा टंकित पृष्ठ में भी होना चाहिए, विद द एग्जैक्ट पेज नंबर। इसलिए प्रश्नावली में शब्द का पृष्ठ संख्या या सब पॉइंट जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखने की बात है। सूचना, उसमें जो जानकारी आप देंगे निरीक्षण रिपोर्ट में, निरीक्षण प्रश्नावली में, सूचनाओं के स्रोत कहां कहां से आएंगे। पहले जैसे कि मैंने कहा, एक तो पिछले निरीक्षण की रिपोर्ट, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। एक स्रोत तो वह होगा पिछले संसदीय समिति निरीक्षण की रिपोर्ट, और सबसे बड़ा हिस्सा आता है आपकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट से भाग 1 और भाग 2, दोनों भाग 2 वार्षिक ही होता है, तो उसमें वो सारी चीजें चली आती हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठकें होती हैं अपने कार्यालय में, उसके जो कार्यवृत्त होते हैं उनमें भी वार्षिक कार्यक्रम की मदों पर चर्चा होती है। तो सूचनाओं का एक स्रोत वह भी होता है, और फिर संपूर्ण कार्यालय के विभिन्न विभागों से, अनुभागों से, कक्षों से जो आप आंकड़े जुटाते हैं वहां से ये मिलते हैं। तो ये जो दी जाने वाली जानकारी है इन चीजों से हासिल होती है। अब ध्यान के जो प्रमुख बिंदु हैं, बिंदु तो बहुत सारे हैं, उप बिंदु भी मिलाकर के सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर आपको दिखला रहा हूँ। हिंदी ज्ञान की स्थिति, कार्यालय में हिंदी के ज्ञान की स्थिति क्या है, कितने अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों में भी फिर वो एक डिवीजन आएगा, जेजी नेवब कितने हैं, जेजी से नीचे के कितने हैं, और उनके कार्य साधक ज्ञान कितने हैं, प्रवीणता कितने हैं, और प्रशिक्षणार्थ बाकी कितने हैं, यह सब देना होता है। हिंदी ज्ञान की स्थिति के बारे में कम से कम अगर सब पॉइंट्स मिला दिए जाए तो कम से कम 10-12 सवाल होते हैं। इसमें भी ब्रेकअप ये आता है कि इसमें कितने मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, कितने तकनीकी स्टाफ हैं, में देना पड़ता है। तो हिंदी ज्ञान की स्थिति के बारे में एक अंश होता है, शुरू में कार्यालय की प्रोफाइल में ही आता है, पहले हिस्से में ही उसमें ये आंकड़े देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद ज्ञान के प्रशिक्षण की स्थिति उन्होंने जान ली, बतला दिया आपने, तो फिर उनके द्वारा हिंदी में काम कितना किया जा रहा है यह भी अलग अलग बिंदुओं में आता है। कंप्यूटर पे कितना काम करते हैं, अधिकारी कितना काम करते हैं, कर्मचारी कितना काम करते हैं, जो फिर उसमें जेजी नेवब कितना काम करते हैं, वो कंप्यूटर पे कितना काम करते हैं। ऐसे ऐसे उसमें सब पॉइंट्स बने हुए हैं जिनके बारे में जानकारी देनी होती है। और स्वाभाविक है कि जो पिछले निरीक्षण हुए थे उसके आश्वासनों को पूरा करने के बारे में क्या स्थिति है ये आपको बतलानी पड़ेगी। और धारा 3(3) के पालन के बारे में तो हर निरीक्षण का प्रमुख बिंदु होता है, स्वाभाविक है इसमें भी होता है। नियम 5 के अनुपालन की स्थिति होती है, यानी हिंदी में जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका हिंदी में उत्तर दिया जाता है और कितना दिया जाता है। कार्यालय को अधिसूचित करने के संबंध में स्थिति, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। कार्यालय को अधिसूचित करने के बारे में आप जानते होंगे कि जिस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या का 80% कार्य साधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त हो जाता है, दोनों मिलाकर, उस कार्यालय को भारतीय राजपत्र में अधिसूचित करना होता है। यदि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 80% हो गई है और आपका कार्यालय अधिसूचित हो गया है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां भी बतलाना पड़ता है कार्यालय को अधिसूचित करने के। यदि कार्यालय अधिसूचित है तब भी यह बतलाना पड़ता है कि 80% के प्रशिक्षण की संख्या कब हो गई थी और अधिसूचना कब हुई।
इनके बीच में लंबा गैप तो नहीं है, यानी कि 2 साल पहले कर्मचारी 80% प्रशिक्षित हो गए और 2 साल बाद हमने अधिसूचित किया है, तो बताना पड़ेगा कि अधिसूचित करने में इस विलंब का क्या कारण है, और अगर नहीं अधिसूचित हुआ है तो अभी कितना प्रतिशत है कार्यालय में कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान का प्रतिशत, और कब तक हो जाएगा यह भी बतलाना पड़ता है उनको। तो अधिसूचित करने के संबंध में अगर कोई ऐसा कार्यालय है जिन्होंने देखा है कि उनके ट्रेनिंग तो समाप्त हो गई, अब लोग बचे नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ क्या है, 2015 की जब समय सीमा रखी गई थी तो हिंदी शिक्षण योजना आदि ने बिल्कुल जोर शोर से अभियान चलाकर, समझे, उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने का जो लक्ष्य पूरा कर दिया। ज्यादातर कार्यालयों में प्रशिक्षण का कार्य इस कारण समाप्त हो चुका है, और 2015 के बिल्कुल अंत में या बाद में जाकर के फिर ये 2025 की सीमा आई, लेकिन तब तक ज्यादा कर्मचारी प्रशिक्षित हो गए, किंतु उतने कार्यालय अभी भी अधिसूचित नहीं हुए। अधिसूचित होने से बचने का मुख्य कारण यह होता है कि उसकी जैसे ही अधिसूचित होता है उसके बड़ी नई जिम्मेदारियां हो जाती हैं, उसके लक्ष्य बदल जाते हैं, उसके कहते हैं पत्राचार, टिप्पणी आदि विभिन्न मदों में जो काम करने की प्रतिशतता है वह बढ़ जाती है। सारे भारत के कार्यालयों को सूचित कर दिया जाता है गजट नोटिफिकेशन के द्वारा कि अब इससे आप सिर्फ हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं। तो अगर ग क्षेत्र में भी रहा तो उसकी स्थिति लगभग क क्षेत्र के कार्यालय जैसी हो जाती है, और उस पर लगभग बराबर निगरानी भी रखनी पड़ती है कि यह स्थिति बनी रहे। तो एक स्वाभाविक जो मानवीय प्रवृत्ति होती है कि अधिसूचित करने में थोड़ा वक्त लेते हैं कि बाद में करेंगे या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फिर निरीक्षण की बारी आए तो फिर फंस जाएंगे। या तो अधिसूचित करें या प्रशिक्षण के आंकड़े अगर बढ़ा चढ़ा के दे दिए गए हैं तो उनकी जांच करें, उनको फैक्चुअल बनाएं और रैशनलाइज करें उसको। किंतु अधिसूचना के बारे में जब ये प्रश्नों का उत्तर देना हो तो इन चीजों से साबका पड़ेगा, आपको इनके अनुसार अभी से कार्रवाई करें तो बेहतर है। कोड मैनुअल के द्विभाषीकरण की स्थिति, यहाँ पर प्रायः अधिकांश कार्यालयों में द्विभाषीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोड मैनुअल के ज्यादातर में अपडेशन होते रहते हैं, कुछ बदलाव होते रहते हैं, और उनके साथ साथ हिंदी विभाग के द्वारा भी या उनका हिंदी संस्करण भी अपडेट होता रहता है। मैंने जो अनुभव से देखा है कि यहाँ पर स्थिति अच्छी रहती है, फिर भी इसके बारे में भी चौकस देखें। अगर कोड मैनुअल आदि द्विभाषिक नहीं है तो उनको करें। रेल कार्यालयों में जो स्टेशन संचालन नियम है वो बदलते रहते हैं। अक्सर लोग जवाब देते हैं कि अभी इतने नहीं हुए हैं। नया स्टेशन खुलता है तभी कोई नया SWR बनता है, वरना पुराने SWR में बराबर चेंज होता रहता है। कई बार ऐसे जब मैंने जोन में होते हुए ये देखा कि बता रहे हैं कि 80 हो गया, 80 को करना है, यानी को 80 नए SWR बनाने हैं। ऐसा बहुत कम होता है। होता क्या है, संशोधन होते फिर उससे उनको नए सिरे से लिखने की जरूरत पड़ जाती है। तो वो एक अपडेशन का काम है। मूलतः ये द्विभाषीकरण हो चुका था, अब उसके संशोधन और अद्यतन करने का काम चल रहा है। तो द्विभाषीकरण के बारे में निश्चिंत रहें कि अगर कभी उसका अनुवाद हुआ है, द्विभाषी जारी हुआ है तो द्विभाषीकृत रूप में है। हाँ, उसके अपडेट करने के लिए हमेशा सक्रिय व्यवस्था की गई है, आउटसोर्सिंग के द्वारा या मानदेय के द्वारा या आंतरिक जो अपने अनुवादक है उनके द्वारा। लेकिन जैसे भी हो, स्टेशन संचालन नियम, गेट नियम आदि का नियमित रूप से अद्यतन अनुवाद करते रहें, और निरीक्षण प्रश्नावली में उसमें अगर ये काम हो गया है तो कभी इसमें बकाया है या ड्यू है या कम संख्या न दिखाएं। रबड़ मोहर रजिस्टरों के शीर्ष, साइन बोर्ड आदि के बारे में सूचनाएं मांगी जाती हैं। यह ध्यान रखें कि अगर ये मंडल कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है तो सिर्फ मंडल कार्यालय के रबड़ मुहर, मंडल कार्यालय के साइन आना है। यह नहीं कि मंडल कार्यालय के अंतर्गत इतने स्टेशन हैं तो उन सभी स्टेशनों के साइन बोर्ड या उनके शीर्ष या रबड़ मुहरों के बारे में बताना। सिर्फ जिस कार्यालय का निरीक्षण होता है सिर्फ उसी की सूचना देनी होती है, एज इफ इट इज वन ऑफिस, ऐसा कि मानो वो अकेला एक ऑफिस है, इस रूप में सूचना देनी पड़ती है।
अब हिंदी में मूल पत्राचार, जाहिर है इसके बारे में हम, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे वो गृह मंत्रालय के कार्यान्वयन के द्वारा, उपनिदेशक के द्वारा इस निरीक्षण हो रहा हो, या अन्य किसी अगर बैंकिंग में है तो उनके अन्य संस्थाओं के द्वारा रहा हो, किंतु ये सभी में मूल फोकस में रहता है, अधिक महत्व में रहता है कि हिंदी में मूल पत्राचार कितना है, इसके बारे में सूचना देनी होती है। वेबसाइट का द्विभाषीकरण के बारे में सूचना देनी होती है, इसमें जरा तफसील से देनी पड़ती है कि द्विभाषी है कि नहीं है, द्विभाषी अगर है तो अद्यतन है कि नहीं है, और द्विभाषी रूप में अद्यतन होता रहे इसके लिए जो वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है उसके करार में ये प्रावधान है कि नहीं है, इसकी भी सूचना देनी पड़ती है। रेल कार्यालय में चूंकि रेल का अपना ही मेंटेनेंस होता है, उनको किसी अलग से करार की जरूरत नहीं होती है, उनको इस बारे में बचाव जो कार्यालय जिनका वेबसाइट किसी अन्य के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उनको ये बताना पड़ता है कि उन्होंने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया है उसमें हिंदी में मेंटेन करने के बारे में प्रावधान है या नहीं। हिंदी टंकण और आशुलिपि के बारे में बतलाना होता है, कितने टंकक हैं, कितने आशुलिपि हैं, और ये हिंदी में कितना कार्य करते हैं। अब तो बहुत दिनों है इनकी कैटेगरी भी समाप्त की जा रही है, अब सिर्फ टाइपिस्ट या स्टेनो के नाम पर बहाली लगभग बंद है, लेकिन जब ये है, जब तक ये पद है, इसके बारे में हम आपको सूचना देंगे। शब्दकोश और सहायक साहित्य का वितरण, हिंदी में काम करने के लिए सुविधा देने के लिए सहायक साहित्य का वितरण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में जानकारी देनी होती है। तो इसमें कितना खर्च हुआ ये भी बतलाना पड़ता है। अगला बिंदु, हिंदी पुस्तकों की खरीद। इसमें जैसा कि जो प्रावधान है कि पुस्तकालय के लिए जो ग्रांट है या बजट है उसका आधा हिंदी पुस्तकों पर खर्च होना चाहिए, और यह भी जर्नल एवं संदर्भ ग्रंथों की जो खरीद होती है उसको छोड़ करके। रेल के कार्यालय में स्थिति यह है कि यहाँ लाइब्रेरी ग्रांट या लाइब्रेरी बजट से नाम से अलग बजट नहीं है। निर्देश दिया हुआ है कि प्रति कर्मचारी इतने रुपए के दर से इतने प्रति साल इतने रुपए की किताब खरीदी जाएगी। उस दिशा निर्देश के अनुसार रेल कार्यालयों में वह बजट पूर्णतः अगर यूटिलाइज हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमने अपने पुस्तकालय बजट का 100% हिंदी पुस्तकों की खरीद पे खर्च किया। अक्सर समिति ऐसे सवाल करती है कि फिर आप अंग्रेजी में पुस्तकें नहीं खरीदते क्या? अंग्रेजी में पुस्तकें खरीदते हैं, किंतु अब पुस्तकालय के लिए या पुस्तकालय ग्रांट, पुस्तकालय अनुदान के हेड के अंतर्गत वे नहीं आते। वे अगर इंजीनियरिंग विभाग को कोई जर्नल होता है, विधि विभाग यानी लॉ विभाग अगर कोई अपना लीगल जर्नल मंगाता है तो वह पुस्तकालय का कार्यालय पुस्तकालय का हिस्सा नहीं होता। इसलिए इनमें रेल कार्यालय के संबंध में मैं कहूंगा कि इनमें सूचनाएं जो दी जाती हैं कि हम अपने बजट का पूर्णतः 100% उपयोग करते हैं। खरीदी हैं तो बतलाना पड़ेगा, या कम खरीदी हैं बजट से कम, उसके कारण बताने होंगे कि बजट इतना बनता था और आपने इतने ही रुपए की किताबें क्यों ली। इसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मानक फॉर्म, इनके बारे में सूचना होती है। भर्ती और पदोन्नति जो परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में आंकड़े देने होते हैं। अभी हाल में मद्रास में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी मद्रास, आरआरबी चेन्नई करना चाहिए अभी, का निरीक्षण हुआ था, तो उनकी परीक्षाओं में हिंदी में प्रश्न पूछे गए कि नहीं, कितने व्यक्तियों ने हिंदी में उत्तर दिए आदि प्रश्नों का जवाब देना पड़ा। कार्यालय में प्रायः प्रमोशनल के जो एग्जाम्स होते हैं, पदोन्नति की परीक्षाएं, वो कार्यालय में आंतरिक तौर पे होती हैं। आंतरिक कर्मचारियों को लेकर के उन्हें हिंदी का विकल्प दिया गया था कि नहीं दिया गया, ये आंकड़े उसमें देने होते हैं। इसके साथ जो शुरू में मैंने चर्चा की थी, सेवा अभिलेखों में प्रविष्टियां, सर्विस रिकॉर्ड्स में एंट्रीज, वो हिंदी में होने चाहिए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए, उसको जांचने के लिए जांच बिंदु है कि नहीं है, और वह जांच बिंदु क्या है इसका विवरण भी, यानी आपको 2-4 वाक्य खर्च करके बतलाना पड़ता है कि ये जांच बिंदु इस तरह से है।
तो अगर नहीं है तो जांच बिंदु बनाएं, उसको सक्रिय रखें और ऐसे जांच बिंदु के बनने का रिकॉर्ड भी रखें संबंधित विभाग से कि उन्होंने ये जांच बिंदु सक्रिय रखा है। तिमाही बैठकों में इसकी चर्चा करें। निरीक्षण प्रश्नावली से अगर एक बार गुजरेंगे तो कई ऐसी बातें भी आपके सामने आएंगी जब आपको लगेगा कि इनकी चर्चा तो हमें तिमाही बैठक में करनी चाहिए। तो वह कई मामलों के लिए आगे दिशा निर्देश काम करता है। आप बैठक में कह सकते हैं कि सर इसके बारे में ये सूचना मांगी जाती है, यह अपेक्षा की जाती है, ऐसा किया जाना चाहिए। तो सेवा अभिलेखों में प्रविष्टियां, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में निश्चित रूप से सूचना मांगी जाती है और इसमें सिर्फ ये नहीं कि बैठकें होती हैं कि नहीं होती, बैठकों की नियमितता भी है कि नहीं। यानी एक बैठक 2 महीने के अंतराल पे हो गई, दूसरी बैठक 4 महीने बाद हो गई, तो साल में 4 बैठक तो संख्या की दृष्टि से पूरे हो गए, किंतु उनके बीच में जो गैप है, अंतराल है, वह अनियमित किस्म का है, ज्यादा बड़ा छोटा है, तो फिर उसके बाद में सफाई देनी पड़ती है। ऐसे कुछ कार्यालय कभी कभी कार्यालय में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, कभी कार्यालय प्रमुख ट्रांसफर हो गए, नए आ गए, कभी कोई और
फ्रीक्वेंसी है इसकी बार बार बारे में पूछते हैं, लेकिन पूछने का मुद्दा आपकी कोई भी सूचना बन सकती है, इसलिए हर सूचना के औचित्य के बारे में पूरी तैयारी करके रखें। और इसके साथ कोई भी कार्यालय जो इस प्रक्रिया में आता है, जिनको निरीक्षण करता है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। उसने लिख दिया तो क्या ऐसे हिंदी का नोट मान लिया? तो पूरे तौर पर अगर पूरे पत्र में हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, नीचे सिर्फ हिंदी में हस्ताक्षर कर दिया, या नीचे एक लाइन हिंदी में है शुभकामनाओं सहित, या आपसे शीघ्र उत्तर किया, ऐसा कुछ लिख के रख दिया और उसमें हिंदी में हस्ताक्षर कर दिए, तो क्या एक लाइन 2 लाइन के बदौलत उस पत्र को हिंदी में माना जा सकता है? नोटिंग के बारे में तो एक बार कुछ शायद गृह मंत्रालय से कुछ ये भी हुआ था, कम से कम आधे पन्ने हिंदी लिखे रहे तो उसको हिंदी में नोटिंग माना जाए, लेकिन ये बहुत व्यवहार्य हो नहीं पाता। इतने अनुपात को हम मानेंगे कि अब इसने हिंदी में हो जाने की सीमा पार कर ली है, कितना के बाद मानेंगे नहीं अभी तक ये पूरी तरह हिंदी नहीं हुआ। ये सामान्य अर्थ में ही लेना चाहिए। अगर कोई पत्र ऐसा है जिसमें हिंदी में कहा गया और हिंदी का हिस्सा पढ़ के उस व्यक्ति को सारी जानकारी मिल जाती है, तभी वो हिंदी में है। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में हिंदी में लिख दिया और उसको पूरा का पूरा हिंदी पत्र मान लिया। शॉर्टकट की पद्धति मेरे समझ से बहुत उचित नहीं है, क्योंकि उसमें जो दी गई सूचना है वो उस व्यक्ति को अंग्रेजी से ही मिल पाती। और नोटिंग के बारे में उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए एक पन्ने का नोट जो है जो हमारे क्लर्क स्टाफ है उन्होंने दिया, के बाद वो अधिकारी को मार्क करता है। अधिकारी ने एक पन्ने अंग्रेजी पर अपनी टिप्पणी हिंदी में दी, अगले अधिकारी ने भी हिंदी में दी, अंततः तीसरा अधिकारी मान ले को बॉस है उसने अंग्रेजी में दी। तो जो जिसने मूल एक पन्ने का नोट लिखा वह तो अंग्रेजी में है, अगले अधिकारी ने जो अपनी दी वह हिंदी में है, फिर बाद में जिसने दी वह भी हिंदी में है, और अंत वाले ने फिर अंग्रेजी में दे दी। तो उसमें गिनती कैसे करें? मेरी जो समझ कहती है, मैं इसको मैं अपनी समझ के हिसाब से कर रहा हूँ कि पहले व्यक्ति ने अपनी पन्ने में कही एक नोटिंग है, अगले अधिकारी बाद एक शब्द में कही वह भी एक नोटिंग है, उसने अपना कथन एक शब्द में पूरा कर दिया। जिसने नोट लिखा उसने अपना कथन एक पन्ने में पूरा किया। तीसरे व्यक्ति ने अपनी बात एक वाक्य में कही में किया, तो एक वाक्य में उसने अपनी पूरी बात कह दी। अंततः बॉस ने अगर मात्र स्वीकृति लिखा है उसने भी कंप्लीट बात कही है। पहले व्यक्ति ने अपनी पन्ने में कही एक नोटिंग है, अगले अधिकारी बाद एक शब्द में कही वह भी एक नोटिंग है, उसने अपना कथन एक शब्द में पूरा कर दिया। जिसने नोट लिखा उसने अपना कथन एक पन्ने में पूरा किया। तीसरे व्यक्ति ने अपनी बात एक वाक्य में कही में किया, तो एक वाक्य में उसने अपनी पूरी बात कह दी। अंततः बॉस ने अगर मात्र स्वीकृति लिखा है उसने भी कंप्लीट बात कही है उस नोटिंग के कंटेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में, तो वह भी पूरी बात होने की वजह से एक नोटिंग हुई। तो मेरा विवेक तो यह कहता है कि जिसने जो बात कही अगर एक पन्ने की नोटिंग का हिंदी यह एक व्यवहारिक समस्या आती है इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में, इसलिए मैंने इसको छुआ। श्याम बाबू शर्मा ने कहा एकीकृत प्राप्ति प्रेषण अनुभाग समाप्त हो जाने के बाद क ख ग को प्राप्त होने की स्थिति कैसे पता चलेगी? भाई देखिए ये बड़ी व्यवहारिक समस्या है। आमतौर पर तो यह होता है जो प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग है उसको खुद ही क ख ग
पूरा आइडिया नहीं होता। अगर आइडिया होता भी है तो जहाँ वो नोट करता है इनको वो कैटेगराइज नहीं करता कि ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये सी रीजन है। वो गिनती करके देने में सामर्थ्य जो है वो पिछड़ने लगते हैं। तो यह तो हमारे कामों में आता है कि जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसको समझाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बार बार आगाह करें, उनको बार बार दिखाएं कि भाई ऐसा करना जरूरी है, ये आंकड़े चाहिए और आंकड़े का आपको आधार बनाना, ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, इनसे। लेकिन अगर नहीं है तो और उपाय क्या है? एकमात्र यही उपाय है, विवाद समाप्त भी हो गया तो अगर जहां जहां उसके पत्र की प्राप्ति का रिकॉर्ड होगा वहां से लें, और अगर बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होता तो आप कैसे लें? हम हिंदी विभाग में ज्यादा से ज्यादा ये तो हो सकता है कि हिंदी में कोई पत्र आया तो उसका रिकॉर्ड लें, हालांकि वो उसी विभाग से अपेक्षित है। एक रेल का कार्यालय बहुत रोज सैकड़ों पत्र हिंदी में आते हैं अलग अलग विभागों में, तो हिंदी विभाग उसको नोट करे और खुद जांचे कि किसने किसने हिंदी में जवाब दिया, संभव नहीं है। या उस विभाग को ही करना पड़ता है, इसलिए हर विभाग में चेक पॉइंट बनाने पड़ते हैं। एकीकृत प्राप्ति प्रेषण समाप्त हो गया तो फिर विभागों में इसके प्राप्ति प्रेषण का आपको चेक पॉइंट बनाना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। इसके दौर में कैसे हो पाएगा सर? नीलम पांडे जी का कहना है कि श्याम बाबू शर्मा का ये कहना है कि मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। देखिए, त्रैमासिक रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, सांविधिक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का फॉर्मेट में स्वीकृति तक जाता है, सभी मंत्रालयों से जमा होकर के वो जाती है। केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, कोई मंत्रालय अपनी तरफ से इसमें कोई परिवर्तन करते इसकी स्वतंत्रता नहीं है। ई ऑफिस पर लागू किया जा रहा है। ई ऑफिस के बारे में मैंने कहा कि ई ऑफिस एक पद्धति होगी जिससे काम होगा, लेकिन जो मदें होंगी वो तो होंगी, उसमें नोटिंग होंगे, उसमें होंगे, तो पत्र की संख्या पत्र में गिननी पड़ेगी, उत्तर हिंदी में दिया गया या नहीं दिया गया या भी उसी से लेना पड़ेगा, और सॉफ्ट फॉर्म ऑफिस में नोटिंग की गिनती करना बहुत आसान है, कमांड से पता चलता है कितनी नोटिंग गई। और भी कुछ मुद्दे हैं रेलवे के साथ, वो भी मैं उठाऊंगा, लेकिन आपकी चीज को भी मैं इसमें आपने अच्छा उल्लेख किया है, इसको मैं शामिल कर लेता हूँ। हाँ, दूसरा जो हमारी सेवा पंजिका की आपने बात बताई, बोलिए। जो सेवा पंजिका की आप बात बता रहे हैं वो अभी HRMS में होती है, और HRMS का जो पोर्टल है वो राजभाषा के फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता है।